हेलो बच्चों, आपको मैं 10th क्लास में जो जीवन की उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये आपका हेरिडिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जिसको आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, इसकी जो उत्पत्ति है वो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है, वो पृथ्वी है, वो सूर्य का ही क्या है, छोटा भाग है जो उससे अलग हुआ। इसको लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी, समझ गए। लेकिन सवाल जो हमारा है इस टॉपिक पे वो ये है कि जीवन की उत्पत्ति जो पृथ्वी है वो सूर्य का भाग थी, तो सीधी सी बात है कि वो एक आग का गोला थी, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो आखिर उसमें जो जीवन है, जो लाइफ है, उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, तो उस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने मतों को दिया। बहुत से मत जो थे वो जिस समय दिए गए उस समय काफ़ी पॉपुलर हुए, लेकिन बाद में वो क्या हो गए, गलत हो गए। तो मीनिंग मेरी ये है कि जो मत ज़्यादा पॉपुलर हुए या जिनके बारे में आप कह सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, हम उन्हीं पॉइंट्स को आपको डिस्कस करेंगे, समझ गए। तो हम जितने भी मत हैं उनको 2 ग्रुप में बांट कर पढ़ेंगे। जो पहला मत है वो आपका हो जाएगा प्राचीन, यानी कि एंशिएंट, इसको बोलते हैं एंशिएंट थ्योरी, प्राचीन मत। और जो दूसरा पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा मॉडर्न थ्योरी, यानी कि आधुनिक मत। तो आज हम कुछ प्राचीन मत के जो साइंटिस्ट हैं उनके मतों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एंशिएंट थ्योरी है यानी कि प्राचीन मत, इसमें जो 2 थ्योरी हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जिस समय दी गई उस समय इनके बारे में लोगों ने एक तरह से समझ लो कि लोग उसको यकीन करने लगे। अब ये थ्योरीज क्या हैं इनको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, जो पहली थ्योरी है इसका नाम है स्पॉन्टेनियस थ्योरी। स्पॉन्टेनियस थ्योरी यानी कि स्वतः जननवाद। और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है एरिस्टोटल, ठीक, प्लेटो और वॉन हेलमोंट। ये आपके हो गए अरस्तु, प्लेटो और वॉन हेलमोंट। ये 3 साइंटिस्ट के नाम इसमें मेन है। देखो, एरिस्टोटल जो अरस्तु थे, इन्होंने ये कहा कि जो मिस्र की नील नदी है, मिस्र में जो नील नदी है, जो नील नदी के किनारे दलदली भाग है, कीचड़ वाला भाग है, जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उसमें से अपने आप बिच्छू, सांप, कछुए, ठीक, घड़ियाल उत्पन्न हो जाते हैं। इस थ्योरी में जो मेन बात है वो क्या है कि इस थ्योरी का ये मानना था कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई वो स्वयं हुई, सेल्फ हुई, अपने आप हुई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई थ्योरी नहीं है, स्वतः उत्पन्न हुआ। जो जीवन है वो स्वतः उत्पन्न हुआ। और इस बात को पुष्ट करने के लिए जो अरस्तु थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कि जो मिस्र की नील नदी है उसके किनारे की जो दलदली भूमि है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें से स्वयं अपने आप मेढक, कछुए, बिच्छू, सांप क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, समझ गए। जो वॉन हेलमोंट थे, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी दे दिया और इन्होंने जानते हो क्या कहा, इनकी जो थ्योरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये कहा कि अगर मनुष्य की पसीने से भीगी कमीज में, मनुष्य की पसीने से भीगी कमीज में अगर गेहूं की बालियां रख दी जाएं और फिर उसको लपेट कर किसी अंधेरे कमरे में 21 दिन तक रखा जाए,
पसीने से भीगी कमीज में गेहूं की बालियां रख दी जाएं और उसको फिर किसी अंधेरे कमरे में 21 दिन तक रखा जाए तो उसमें चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोनों थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी, लेकिन दोनों का जो मोटो था वो एक था कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो सेल्फ हुआ, अपने आप हुआ, और इसीलिए इस थ्योरी को कहा गया स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस थ्योरी। आया समझ में? तो ये जो थ्योरी थी जिस समय दी गई उस समय काफ़ी पॉपुलर हुई और लोग क्या करने लगे, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो थ्योरी है वो 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी में दी गई, और उस समय विज्ञान साइंस जो है वो बहुत ही निचले स्तर पर था। समझ गए? माइक्रोस्कोप, डीएनए, आरएनए, इन सेल, कोशिका, इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उस समय जब थ्योरी दी गई तो उसको क्या है, लोगों ने यकीन किया। अब बाद में लगभग आप मान के चलो लगभग 100 साल के बाद फिर दो वैज्ञानिक मेन बायोजेनेसिस थ्योरी को लेकर आए, और इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव जननवाद। और इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इस थ्योरी का मेन पॉइंट है कि जीव अपने आप पैदा नहीं हो सकता, जीव वहीं पर पैदा हो सकता है जहां पर पहले से जीव मौजूद है। यानी कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति क्या है, असंभव है। समझ गए? इसमें तो खुद दो साइंटिस्ट हैं आपके, एक का नाम है फ्रांसेस्को रेड्डी। इस थ्योरी में आपका जो पहला साइंटिस्ट है वो है फ्रांसेस्को रेड्डी। इनको रेड्डी प्रयोग, जो फ्रांसेस्को रेड्डी हैं, इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपनी जो थ्योरी है उसको समझाया। तो जल्दी से मैं आपको उस एक्सपेरिमेंट को समझा देता हूँ। देखो, जो रेड्डी हैं इन्होंने 3 जार लिए, 3 जार लिए, ठीक है, और उन तीनों जार में इन्होंने मांस का एक टुकड़ा रख दिया। ठीक, ये जो था ये मांस का टुकड़ा था। एक मीट जो है उसका पीस, मीट का जो पीस है वो रख दिया। इसको ओपन, इसको खुला छोड़ दिया। इसमें इन्होंने कपड़ा, इसको मखमल का कपड़ा बोलते हैं, ठीक, सिल्क क्लॉथ बांध दिया, और तीसरे वाले में इन्होंने पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर से इसको कवर कर दिया। तो इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि 3 जार लिए, तीनों में इन्होंने मांस का टुकड़ा रख दिया। पहले जार को खुला छोड़ दिया, दूसरे जार में मखमल का कपड़ा बांध दिया, और तीसरे जार में पार्चमेंट पेपर बांध दिया। देखो, पार्चमेंट पेपर की ये विशेषता होती है कि ये एयर टाइट हो जाता है, यानी कि एयर को भी आर पार आने जाने नहीं देता है। समझ गए? क्लियर? ओपन प्लेस पे तीनों को रख दिया। कुछ समय के बाद जब इन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया तो क्या देखा, जो पहला वाला जार था उसमें बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती हुई दिखाई दी। बहुत सारी मक्खियाँ जार के अंदर भी थी और बहुत सारी मक्खियाँ इस मांस के टुकड़े पे बैठी थी। कुछ मक्खियों ने अपने अंडों को इस मांस के टुकड़े पर दे दिया था। जो मक्खियों के अंडे थे वो इस मांस के टुकड़े पर पाए गए। दूसरे वाले जार में चूंकि कपड़ा बंधा था इसलिए मक्खियाँ अंदर तो जा नहीं पाई, लेकिन इसकी जो मांस की स्मेल थी उससे अट्रैक्ट होकर इस कपड़े के ऊपर उड़ती हुई दिखाई दी, और कुछ मक्खियों ने अपने अंडों को इस मखमल के कपड़े के ऊपर दे दिया था। फिर जब तीसरे जार का ऑब्जर्वेशन किया गया तो क्या देखा, यहाँ पर कोई मक्खी नहीं थी।
और ना ही वहाँ पर कोई अंडा था। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? सिंपल, ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि जहाँ पर मक्खियाँ थी वहाँ पर अंडे पाए गए, ठीक, लेकिन जहाँ पर मक्खियाँ नहीं थी वहाँ अंडे नहीं पाए गए। इससे ये साबित होता है कि मक्खियों से ही मक्खियाँ पैदा होती हैं, बिना मक्खियों से मक्खी पैदा नहीं हो सकती। अर्थात जो स्वतः जननवाद का सिद्धांत है वो गलत है, जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है। आया समझ में? क्लियर है? उसके बाद देखो एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर, इन्होंने भी अपने बायोजेनेसिस पर ही, जीव जननवाद पर ही अपना प्रयोग किया। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो माइक्रोब्स पे किया, सूक्ष्म जीवों पर किया। इनका भी प्रयोग आप समझ लो जल्दी से। देखो तो इन्होंने क्या किया, एक लंबी गर्दन वाला फ्लास्क लिया, इस तरह से एक लंबी गर्दन वाला फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क में ईस्ट और शर्करा, ईस्ट और शुगर, इसका घोल भर दिया। समझ गए? एक लंबी गर्दन वाला फ्लास्क लिया और उसमें ईस्ट और शुगर का घोल भर दिया। अब इस फ्लास्क को स्प्रिट लैंप की सहायता से, ठीक, गर्म कर दिया। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है ईस्ट और शुगर का, इसको गर्म इसलिए किया गया कि अगर इस सॉल्यूशन में कोई सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो क्या है, मर जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक उबाल दिया जाए तो उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। तो लुई पाश्चर ने वही किया, ईस्ट और शर्करा के घोल को गर्म किया, गर्म करने से इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव थे वो मर गए। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इसकी जो गर्दन है, ये जो गर्दन थी, नेक, इसको अंग्रेजी के एस आकार का मोड़ लिया, गर्म करके अंग्रेजी के एस आकार का मोड़ लिया। और इसके जो माउथ था उस पर एक कॉटन का टुकड़ा लगा दिया। समझ गए? जो इसकी नेक थी उसको एस आकार का मोड़ दिया और इसकी गर्दन पर कॉटन का एक टुकड़ा लगा दिया। अब इसको ओपन प्लेस पे रख दिया। जब कुछ समय के बाद इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो क्या देखा, ये जो कॉटन का टुकड़ा था, ये जो रुई का टुकड़ा लगाया था, इस पर असंख्य सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस पाए गए, ठीक। और कुछ जीवाणु तो इतने महीन थे कि वो इस रुई से भी पार हो गए, ये जो कॉटन का टुकड़ा लगाया था इससे भी पार हो गए, लेकिन गर्दन के मुड़े होने के कारण वो इसकी कगार पर फंसे हुए, चिपके हुए पाए गए। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया इस घोल तक नहीं पहुंच पाया। इस कारण ये जो घोल था वो कैसा रहा, प्योर, यानी कि शुद्ध। आया समझ में? जब ऑब्जर्वेशन किया तो इस कॉटन पर असंख्य जीवाणु, बैक्टीरिया पाए गए, ठीक, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, बीजाणु और वायरस थे, लेकिन कोई भी सूक्ष्म जीव इस घोल तक नहीं पहुंच पाया। इस कारण ये जो घोल था वो कैसा रहा, शुद्ध रहा, प्योर रहा। क्लियर? अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इस फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद फिर से इसको ओपन प्लेस पे रख दिया, ठीक, ओपन प्लेस पे रख दिया, ठीक। कुछ दिनों की, 1-2 दिन के बाद जब इसका फिर से परीक्षण किया गया तो क्या देखा गया, ये जो घोल था ये पूरी तरीके से खराब हो गया था, बहुत, ठीक, ये क्या हो गया था, इम्प्योर हो गया था, अशुद्ध हो गया था। क्या निष्कर्ष निकला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब निकला? सिंपल, जब हमने इसकी गर्दन को मोड़ा, कॉटन लगा दिया, तो कोई भी सूक्ष्म जीव घोल तक नहीं पहुंच पाया।
और जब कोई सूक्ष्मजीव घोल तक पहुंच नहीं पाया तो वहां पर कोई भी सूक्ष्मजीव पैदा नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसकी गर्दन को ब्रेक कर दिया तो आसानी से सूक्ष्मजीव इस घोल में पहुंच गए और जैसे ही वो अपने उसमें माध्यम में गए, न्यूट्रिटिव माध्यम में गए, पोषक माध्यम में गए, उन्होंने अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाया और ऐसी कंडीशन में जो घोल था वो सड़ गया। तो प्रूफ होता है कि जब सूक्ष्मजीव नहीं थे तो घोल शुद्ध रहा, यानी कि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सूक्ष्मजीव गए उन्होंने अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाया और घोल सड़ गया। तो पूरा जो संक्षेप में मीनिंग है वो क्या है, चाहे वो सूक्ष्मजीव हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, वो तभी पैदा हो सकते हैं जब उनके जैसा जीव वहाँ पर हो। अर्थात जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है, बिना जीव से जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये जो दोनों थ्योरी हैं, एक आपकी स्पॉन्टेनियस थ्योरी यानी कि स्वतः जननवाद, दूसरी आपकी बायोजेनेसिस जीव जननवाद, ये दोनों थ्योरी एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे का अपवाद है। तो ये दोनों थ्योरी आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन आपका 100% 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर पूछा जाता है। और मैंने आपको जो 2 एक्सपेरिमेंट बताया रेड्डी का और लुई पाश्चर का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। समझ गए सब लोग? क्लियर? तो आज मैंने आपको एंशिएंट थ्योरी जो प्राचीन मत है उसके 2 पॉइंट समझाए। आगे के वीडियो में मैं आपको आगे के जो थ्योरीज हैं उनको भी समझाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो में आप इन दोनों थ्योरी को समझो, जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझ लो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए? ओके, थैंक यू।